राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एस एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हमारे 30 कदम सीरीज में इंडियन इकोनॉमी का आज हम लोग देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ट्रेड पॉलिसी, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल का दोनों का देख चुके हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समझने से पहले हम लोग समझते हैं इंडस्ट्रियल एरिया क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है। जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट हम लोग मान के चलते हैं, जैसे अगर हम लोग को शर्ट बनाना है, हम लोग को कपड़ा बनाना है, कपड़े का उद्योग हम लोग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर शर्ट से रिलेटेड जितने भी सारे हमारे पास अगर हम लोग शर्ट बनाने वाले हैं, सिंपल से समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या होगा इसके लिए? कॉटन, कपास। ठीक है, कॉटन या कपास चाहिए हमको। तो इस कॉटन का यूज करेंगे हम लोग धागा बनाने के लिए, फिर धागे का यूज करेंगे हम लोग शर्ट बनाने के लिए, शर्ट बनाएंगे, पैंट बनाएंगे, जो जो बनाना है। तो हम लोग का ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, एक मतलब हम लोग को एक रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल को लेके एक फैक्ट्री में जाएंगे जहां पर हमारा धागा बनेगा, उस धागे से फिर हम लोग शर्ट बनाएंगे। तो ये सारा का सारा मिलके क्या कहलाएगा? इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? कॉटन, हमारे कॉटेज इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हम लोग कपड़ा बनाने वाले हैं। अब इंडस्ट्रियल एरिया क्या होता है? जैसे हम लोग मान लेते हैं, हम लोग दल्ली राजरा वाला, पिछले पिछले बार भी हम लोग दल्ली राजरा का ही लिए थे, इस बार भी हम लोग दल्ली राजरा का ले लेते हैं। हमारे यहाँ ना दल्ली राजरा में, ये दल्ली राजरा कहाँ है भाई? बालोद जिले में। अब बालोद में ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट था नहीं, लेकिन एक जगह डेवलपमेंट था, वो बालोद सिटी खुद था। ठीक है, वो सिटी भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। अब हमारे यहाँ बीएसपी का स्टैब्लिशमेंट हुआ। बीएसपी को चाहिए था रॉ मटेरियल। बीएसपी स्टील इंडस्ट्री है से रिलेटेड हमारे इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे चाहिए आयरन ओर चाहिए। आयरन ओर हम लोग को कहाँ पर से मिलेगा? दल्ली राजहरा से मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दल्ली राजहरा जाएंगे और वहां पर से निकालना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब दल्ली राजहरा तो पूरा पहाड़ी एरिया, पूरा एकदम पूरा जंगली एरिया है। अब उस जंगल में, उस टाइम की बात करें ना, अभी तो डेवलप हो चुका है, उस टाइम पे पूरे जंगल था, वहां पर पेड़ पौधे बस थे। तो ऐसे जगह में रहना खाना पीना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग के आसपास जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया था वो था बालोद, बालोद सिटी। और बालोद सिटी में आते हैं हम लोग और वहां पर हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट करना, यहीं पर रहना स्टार्ट करते हैं। यहाँ रहेंगे और दल्ली राजरा जा जाके वहां पर काम करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अब आना जाना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे करते हैं कि ना दल्ली राजरा को ही हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। दल्ली राजरा में हम लोग रहना स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ पर रहना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे दल्ली राजरा का एरिया ही डेवलप होना स्टार्ट होगा। अब वहां पे दल्ली राजरा में अब डिलींट्स का जरूरत रहेगा, जनरल प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोविजनल स्टोर चाहिए, स्टेशनरी चाहिए। तो ये सारे के नए नए वहां पर क्या खुलेंगे, दुकान खुलते जाएंगे। और इसके अलावा पीवीआर, आइनॉक्स, ये सबका वहां पर जरूरत पड़ जाएगा। तो अलग अलग कंपनियां वहां पर पहुंचेगी और वहां अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, वहां पर असेट क्रिएशन करेगी और वहां पर प्रॉपर ये पूरा सिस्टमेटिक वे में इकोनॉमी चलेगी। अब तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा ये दल्ली राजरा वाला एरिया जहां पर एक इंडस्ट्री के कारण डेवलपमेंट हुआ, इसलिए इस एरिया को बोलेंगे इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, अब ये जाएगा यहाँ भिलाई स्टील प्लांट के पास, बीएसपी के पास जाएगा। और ये पूरा अब यहाँ पर बीएसपी में सेम चीज का सेम जो सिनेरियो है हम लोग को बीएसपी में भी देखने, भिलाई के पास भी देखने को मिलता है। इसीलिए भिलाई इतना ज्यादा डेवलप हुआ। नहीं तो अगर हम लोग कैपिटल, हम लोग अगर हेडक्वार्टर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें, तो दुर्ग तहसील ऑफिस के बाजू में हम लोग को दुर्ग का कलेक्टेड ऑफिस है। दुर्ग, हमारे दुर्ग जिले का, हमारा जो दुर्ग जिला है उसका हेडक्वार्टर कौन सा है? हमारा दुर्ग। लेकिन हमारे दुर्ग जिले को अभी भी किस नाम से जाना जाता है? भिलाई के नाम से, क्योंकि वहां पर बीएसपी है। ये पहचान भी मिलती है इंडस्ट्रीज से। चलिए, तो अब हम लोग को इंडस्ट्रीज को मैनेज करना है, इंडस्ट्रीज को हम लोग कैसे ग्रो करें, हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, इन सब से रिलेटेड अगर हम लोग कोई पॉलिसी अपनाना चाहते हैं तो उसी पॉलिसी को बोलेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला, स्वतंत्र भारत का पहला औद्योगिक नीति आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारा जो रेजोल्यूशन है वो कब घोषित किया गया? तो आईपीआर फर्स्ट, ठीक है, 1947, 48, 51 और 56। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस नीति को अक्सर भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? आर्थिक संविधान, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास एक है हमारे पास आईपीआर 1948, एक है हमारे पास आईपीआर 1956,
फिर हमारे पास न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 और एमएसएमई एक्ट 2006। तो ये ध्यान रखेंगे, एमएसएमई एक्ट कब कब पारित हुआ, कब बना था भाई, 2006 में बना था, इंप्लीमेंट हुआ था, इसको याद रखेंगे। लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आईपीआर 1956। 1948 पहला है, लेकिन हमारा 56 को बोलते हैं हम लोग आर्थिक संविधान कहते हैं, भारत का आर्थिक संविधान कहते हैं। क्यों, कारण क्या है, तो कारण सिर्फ ये है कि हम लोग जब नीतियों को यहाँ पर चेंज किया, हम लोग का हमारा जो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है उसमें हम लोग इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं, मतलब कर रहे थे, लेकिन सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान है उसमें हम लोग इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन किए, और उसके पीछे जो कारण है वो है आईपीआर 1956। इसलिए हम लोग इसको मानते हैं इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1956 आईपीआर 1956 ने उद्योगों को कितनी अनुसूचियों में वर्गीकृत किया, तो भैया 3 कैटेगरी बनाई गई, 3 कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रहेंगे, ठीक है, पब्लिक जो हमारी गवर्नमेंट की कंपनियां रहेंगी। दूसरा हमारे पास रहेगा कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर का रहेगा, और तीसरा रहेगा जहां पर मिश्रित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आईपीआर 1956 के अनुसार शेड्यूल ए में, ठीक है, शेड्यूल ए में क्या चीज को डाले हैं, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के बीच जॉइंट वेंचर, राज्य की विशेष जिम्मेदारी के तहत, और चौथा बोल रहा है छोटे पैमाने के कुटीर उद्योगों के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हम लोग ऐसे सेक्शन को रखे थे जिसपे सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही वहां पर इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे गन बनाना है, बम बनाना है, ये सारे के सारे जो है ना आर्टिलरीज वाले जो सेक्शन है वो शेड्यूल ए में रखे गए थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महालनोबिस मॉडल जिसमें भारी और पूंजीगत समान उद्योगों पर जोर दिया गया था, वो किस पंचवर्षीय योजना का आधार था। कौन से 5 ईयर प्लान में हम लोग महालनोबिस मॉडल को मतलब एडॉप्ट किए थे, तो वो था भैया हमारा सेकंड मॉडल। फर्स्ट मॉडल कौन सा था, हेरोल्ड उमर मॉडल। सेकंड है हमारा महालनोबिस मॉडल, ये किसके नाम पे था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम पे था, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक नियंत्रणों को लागू करने के लिए उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम इरडा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है, 1948, 51, 56 और हमारा 69। तो औद्योगिक नियंत्रण को लागू करने के लिए हम लोग क्या किए थे, 1948 में इंप्लीमेंट किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस पॉलिसी स्टेटमेंट ने सबसे पहले जिला उद्योग केंद्र डीआईसीस की अवधारणा को पेश किया। डीआईसीस के बारे में सबसे पहले कहाँ, कौन से बारे में बताया गया, आईपीआर 1956, औद्योगिक नीति वक्तव्य इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1973, उसके बाद फिर 77 और औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980। तो भाई हमारा रहेगा स्टेटमेंट 1977, औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग जिले के लेवल पे यहाँ पर पहुंचने का प्रयास किए। अगला क्वेश्चन, एमआरटीपी एक्ट 1969 में आया था। पहली बात तो कब आया था, तो 1969 में आया था। डिजाइन्ड टू, क्या चीज के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण करने रोकने के लिए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, छोटे पैमाने के उद्योगों को लेबर यूनियनों से बचाना। तो लेबर यूनियनों से बचाना ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के बारे में भी यहाँ 1969 में हम लोग का बात नहीं चल रहा था, हम लोग का क्या चल रहा था, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण की हम लोग बात कर रहे थे। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1991 की नई औद्योगिक नीति एनआईपी की घोषणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है क्या है हमारे पास, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। तो हमारा राइट आंसर होगा हमारे पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 1991 के एलपीजी मॉडल में एल का मतलब क्या है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। 1991 की पॉलिसी के तहत शुरुआत में कितनी इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया, तो हमारे पास 18, ठीक है, 18 थे टोटल, उसमें से 8 को बस हम लोग क्या कर दिए, 8 को छोड़े, बाकी सबको हम लोग क्या कर दिए, आप अब यहाँ पर से प्रोडक्शन कर सकते हो, वैसा हम लोग अलाउ किए। वर्तमान में निम्नलिखित में से किसके लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग अनिवार्य है, किसके लिए हम लोग को लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, स्टील और सीमेंट, खतरनाक रसायन और औद्योगिक विस्फोटक, सूचना प्रौद्योगिकी और कपड़ा।
तो खतरनाक रसायन, हैजर्डियस केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स जो है, ये एक सेक्शन ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर, जिसके लिए ठीक है प्रॉपर लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जरूरी बोलती है। अगला है हमारे पास विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास दो टर्म होता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब अगर हम लोग किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, अगर पैसा निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगर गवर्नमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट वैसे दोनों प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के लिए वहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको गवर्नमेंट के टर्म्स में अगर देखते हैं तो अगर गवर्नमेंट अपनी किसी कंपनी का शेयर बेचती है किसी प्राइवेट सेक्टर को तो उसको बोलेंगे हम लोग विनिवेश, ठीक है। तो पीएसयू में सरकारी निवेश को बढ़ाना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सरकारी हिस्सेदारी को प्राइवेट सेक्टर को बेचना, अभी बताया मैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1991 के एमआरटीपी एक्ट से जुड़े सुधारों की मुख्य विशेषता कौन है? एक्ट को एक सख्त बनाना, ठीक है। दूसरा बोल रहा है एमआरटीपी कंपनियों के लिए असेट लिमिट हटाना। ये क्या था भाई? देखिए क्या होता है जब हम लोग देखते हैं 1991 के पहले हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी थी, जैसे भूमि सुधार लागू हुए तो उसमें ना गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी कि भैया आप ना बस इतना ही, जैसे वहां पर मान लेते हैं 3 हेक्टेयर, एक पर्सन के नाम पे 3 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर, जो वहां पर लिमिट सेट कर दी है गवर्नमेंट, उससे ज्यादा आप जमीन अपने पास रख ही नहीं सकते। अगर आप एक्स्ट्रा रखोगे तो गवर्नमेंट उसको जब्त कर सकती है, गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है। अगर ऐसे ही रहता तो लोग बहुत ज़्यादा पैसा अपना जनरेट करने की कोशिश नहीं करते, एसेट क्रिएशन नहीं करते। तो गवर्नमेंट क्या की 1991 में जब रिफॉर्म लाई तो इसी चीज़ को हटा देती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमआरटीपी जो है कंपनियों के लिए असेट के लिमिट को हटा देती है। पहले कितना रहता है? 15 एकड़ जो रहता है ना, 15 एकड़ लैंड रहता है, अगर एक समिति के आधार पे देखा जाए तो उसको उतना ही अवेलेबल हो सकता है। तो केशवानंद भारती जो केस है उसमें क्या हुआ था, स्टार्टिंग में यही जो क्या बोलते हैं जो पीठ की जो समिति की जो जमीन थी उसको हथिया लिया गया था गवर्नमेंट द्वारा, तो इस नाम से स्टार्ट हो गया था। हालांकि वहां पर बहुत बड़ा एक मुद्दा माना जाता है कि वहां पर सेकुलरिज्म का वहां पर गला घोट दिया गया, ऐसा माना जाता है, लेकिन अब उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वर्तमान में कितने उद्योग ऐसे हैं जो पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए हम लोग को आरक्षित रखे हुए हैं? तो 2, 18, 17 और कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा 8, ठीक है 8। उसमें से भी जो 2 है, ठीक है, इसमें से भी जो 2 है, देखिए यहाँ पर दो आंसर हो सकता है ना, एक हमारे पास 8 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। 2 हमारे पास ऐसे हैं जैसे हमारे पास एटॉमिक एनर्जी और जो क्या बोलते हैं से रिलेटेड है, और जो हमारे और कुछ जो हमारे पास न्यूक्लियर जो रिसर्च से रिलेटेड है उसको हम लोग अलग से रखे हुए हैं, ठीक है। इस नाम से यहाँ पर हम लोग को 2 भी सही हो जाता है, 8 भी सही हो जाता है। यहाँ पे प्रॉपर क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया होना चाहिए था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2020 के रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन में एक माइक्रो इंटरप्राइज को इस तरह डिफाइन किया गया। माइक्रो जो क्या बोलते हैं माइक्रो इंटरप्राइज, तो माइक्रो इंटरप्राइज किसको बोलते हैं? पहला ऑप्शन दिया इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से, ठीक है 1 करोड़ से कम हो, और ठीक है, और जो टर्नओवर है वो है 5 करोड़ से कम हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, यही पहले ही सही है हमारे पास, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट किए हैं, और जो टर्नओवर है वो अगर 5 करोड़ से कम का है तब उसको बोलेंगे हम लोग हमारा माइक्रो एंटरप्राइज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, थोड़ी देर पहले ही हम लोग देखे थे स्टार्टिंग में ही, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा ईयर भी पूछता है। अगला है हमारे पास, सरकार द्वारा पेपरलेस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो उद्यम, याद रखेंगे उद्यम ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। अगला है हमारे पास, भारत में एक छोटा उद्यम उसे माना जाता है जिसका सालाना टर्नओवर 50 करोड़, ठीक है 50 करोड़, ठीक है 50 करोड़ तक रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, छोटा उद्यम मानेंगे, स्मॉल एंटरप्राइज। अगला है हमारे पास, कृषि के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर कौन सा है? हमारे पास सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है हमारे एग्रीकल्चर। सेकंड नंबर पे आता है हमारा एमएसएमई सेक्टर, ठीक है, मीडियम एंड स्मॉल, ठीक है, जो हमारे पास एमएसएमई है
ठीक है, ये इंटरप्राइज। और ये क्या है, कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग जो है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा जनरेट करने वाले में सेकेंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा एग्रीकल्चर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मेक इन इंडिया पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? दो चीज को ध्यान रखेंगे भाई, एक है हमारे पास मेक इन इंडिया और एक है हमारे पास मेड इन इंडिया। ये दो चीज को समझेंगे, दोनों एक जैसा लगता है लेकिन अलग अलग है। मेक इन इंडिया का मतलब है गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए ना, आप यहीं पर बनाओ। ये बाहर की जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको यहाँ इंडिया में लाने के लिए किया गया प्रयास है। तो मेक इन इंडिया। अब मेड इन इंडिया ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्टिकुलर अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे अगर ये स्टाइलिश जो है ये इंडिया में बना है ऐसा करके बोला जाए तो वहां पर लिखा रहेगा मेड इन इंडिया कि ये इंडिया में निर्मित है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे तो हमारा, अच्छा इसमें आंसर क्या होगा, 2014 में स्टार्ट किया गया था। अगला है हमारे पास प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, PLI स्कीम। PLI स्कीम क्या है, ये जो हमारे पास इकोनॉमी को हम लोग बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए हम लोग प्रोवाइड किए थे। तो क्या क्या चीज इसमें आता है भाई, फैक्ट्रियों में मुफ्त बिजली देना नहीं, भारत में बने प्रोडक्ट्स की बढ़ती बिक्री पर कंपनियों को फाइनेंशियल इंसेंटिव देना। मतलब अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके लिए बाकी नियम है, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन करने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके लिए, आपको हम लोग क्या करेंगे, इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। ऐसे करके PLI स्कीम आया। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एकदम रीढ़ की हड्डी टाइप से ये काम किया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया ये क्या चीज को बोल रहा है, इंडिया जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को ही प्रमोट करने के बारे में। एक सरकारी बैंक का नाम है क्या, नहीं, राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी। ठीक है, जो इन्वेस्ट इंडिया क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या था कि आप इंडिया के मेंबर हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया में इन्वेस्ट करो, इसलिए इन्वेस्ट इंडिया पहल की गई थी। चलिए अगला, स्टार्टअप इंडिया हब का मैनेजमेंट कौन सा विभाग करता है, DPIIT। एकदम अच्छे से याद रखेंगे, DPIIT। ठीक है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग या फिर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT स्टार्टअप के लिए काम करता है भाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक औद्योगिक गलियारा प्रोजेक्ट है? ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो DMIC दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, PNGSY और सागरमाला। तो भाई सागरमाला तो हमारे जो क्या बोलते हैं पोर्ट से रिलेटेड है, पोर्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से रिलेटेड है हमारे पास दिल्ली मुंबई वाला। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, ये पहले आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको पहले कौन पब्लिश करता था। PM मित्र योजना किस औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन से औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? PM मित्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो PM मित्र के बारे में आप लोग सुने होंगे भाई। PM मित्र जो है हमारे पास IT सेक्टर से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU को वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए कौन सा दर्जा दिया जाता है? हम लोग ऐसा देखो, वित्तीय स्वायत्तता मतलब क्या होती है कि अगर आप अपने खर्चे अपने हिसाब से देखना चाहते हैं तो आपको वहां पर लिबरेट किया जाएगा। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ कैटेगराइजेशन किया जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या कैटेगरी है, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न और भारत रत्न। तो भारत रत्न तो आप लोग सुने होंगे, ऐसा नहीं है, वो एक उपाधि है। हमारा राइट आंसर होगा महारत्न, महारत्न का दर्जा दिया जाता है। अगला, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्या चीज को बोलते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से अगर हम लोग, इसका वो बता रहा हूँ ना, इसका विजन बता रहा हूँ, अगर हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट से एक स्पेशल प्रोडक्ट का हम लोग प्रोडक्शन करवाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे बेचने के लिए हमारे पास बहुत सारे 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। तो हम उस बात पे फोकस करें कि एक जिला, मतलब बहुत सारी चीजों में फोकस करने के बजाय कम से कम सिर्फ एक चीज के लिए एकदम महारथी टाइप का वहां पर बने, ये इसका टारगेट था। तो हर देश से एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करना नहीं, स्थानीय इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हर जिले से एक अनोखे प्रोडक्ट की पहचान करना और उससे बढ़ावा देना। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा।
और आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2025 तक अभी बनाई जा रही नई औद्योगिक नीति इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस बात पे ध्यान दे रही है ऐसे बोले? लाइसेंस राज की वापसी, लाइसेंसिंग का हम लोग वहाँ पर लाइसेंस राज जो है, मतलब वहाँ पर पहले क्या है तो लाइसेंस आसानी से मिलता नहीं था, तो उसकी वापसी बोल रहा है। नहीं, ये नहीं होगा। इंडस्ट्री 4.0, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, विदेशी टेक्नोलॉजी पर बैन लगाना, बैन नहीं लगा सकते, सभी SEZ को बंद करना है। ये तीनों ही गलत है। हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्री 4.0। 4.0 क्या है भाई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वो चरण जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत आयत में प्रयोग करें, यही हमारा इंडस्ट्री 4.0 है। ये हमारे इंडस्ट्री 4.0 का लक्ष्य है। तो यहाँ पर हमारे पास 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड। और अगले क्वेश्चन की सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।